योर स्टॉक्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी पूजा त्रिपाठी। लगातार 5 दिनों की रिकॉर्ड तोड़ तेजी के बाद बाजार आज थोड़ी थोड़ी सुस्ती के मूड में है। निफ्टी सपाट है 22,100 के आसपास। हालांकि लोअर लेवल से रिकवरी का दम जरूर बाजार दिखा रहा है। निफ्टी बैंक को देखेंगे तो करीब अब 61 अंक ऊपर आपको कारोबार करता हुआ दिखेगा, यानी कि निचले स्तर से करीब करीब 150 से 200 अंकों के आसपास की रिकवरी निफ्टी बैंक में आ गई है। 48,200 के ऊपर कारोबार कर रहा है। ब्रॉडर मार्केट की बात करें तो आज तेजी के खिलाड़ियों का पलड़ा थोड़ा सा भारी दिखेगा आपको। एनएससी के जो शेयर है उसमें 1179 शेयर इस वक्त हरे निशान में और उसके मुकाबले 1048 शेयर लाल निशान में कर रहे हैं कारोबार। आज हम देख रहे हैं कि आईटी शेयरों का मूड थोड़ा सा कमजोर है और वो कमजोर इसलिए क्योंकि नतीजों के बाद हमने बहुत ही जबरदस्त तेजी देखी थी। आज थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आ रही है। एचसीएल टेक, विप्रो, एलटीआई माइंट्री, टेक महिंद्रा, ये तमाम शेयर आज निफ्टी के टॉप लूजर्स में शामिल हैं। 1.5 से 2.5% के आसपास की नरमी आज के सत्र में दिख रही है। लेकिन दूसरी तरफ कंज्यूमर या फिर कंज्यूमर फाइनेंसिंग या फिर हम कह सकते हैं कि प्योर जो खपत वाले शेयर हैं वहां पर थोड़ी थोड़ी बाइंग है। टाइटन 2.25% की तेजी के साथ निफ्टी को लीड कर रहा है और इसके साथ साथ हीरो मोटर में 1.5% की तेजी है। बजाज फाइनेंस जो कि कंज्यूमर फाइनेंसिंग वाली कंपनी है वहां पर 1% के आसपास की तेजी है। मारुति, एशियन पेंट्स, यहां पर आज हम ठीक ठाक तेजी देख रहे हैं और बाजार को ये शेयर सपोर्ट देने का भी काम भी कर रहे हैं। मिड कैप स्पेस में कुछ कुछ रौनक है। अर्जेंटीना के साथ एक करार हुआ है, उसके चलते हिंद कॉपर में, नाल्को में हम देख रहे हैं कि की आज हमें तेजी देखने को मिल रही है। तो योर स्टॉक्स में हमारे एक्सपर्ट आपके सवालों के जवाब देंगे और हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को शो में शामिल करें और फटाफट आपके जो भी दिक्कतें हैं, जो भी क्वेरीज हैं, उनका समाधान हम निकाल कर दें। आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं हमारे खास मेहमान रिसर्च एनालिस्ट निमेश ठाकर और द स्ट्रीट्स के फाउंडर और फंड मैनेजर कुणाल रामभिया। निमेश जी और कुणाल जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। स्वागत है टी नौ स्वदेश पर। कुणाल, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। आज शुरुआत कमजोर, लेकिन कमजोर शुरुआत के बाद रिकवरी 22,100 के आसपास फिर से निफ्टी आ गया। कुणाल, इंडेक्स में क्या कोई ट्रेड बनता है या फिर कंफर्ट तब होगा क्योंकि चले बाजार बहुत हैं? 22,000 के आसपास आए तो एक बाइंग की कोशिश करनी चाहिए। व्यू क्या होगा आपका? कुणाल, आपको आवाज आ रही है? कुणाल तक शायद हमारी आवाज़ पहुंच नहीं रही है। हाँ, तो एक काम करते हैं, निमेश जी हमारे साथ जुड़ गए। निमेश जी तक बिल्कुल बराबर हमारी आवाज़ पहुंच रही है। निमेश जी, अच्छे हम कहेंगे कि आज रिकवरी इंट्राडे में और जो मोमेंटम लगातार 5 दिन से बना हुआ है, हमने 22,000 के ऊपर के स्तर देख लिए हैं। यहां से अब लोगों के मन में प्रश्न ये है कि बजट तक की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। अब बहुत कम सत्र बच गए हैं, तो कोई अगर अपने आप को थोड़ा लेफ्ट आउट फीलिंग किसी के मन में अगर आ रही हो तो आप बताइए कि कहां पर नजर रखें बाजार में और सेक्टर्स कौन कौन से फोकस में जरूर रखने चाहिए। वेरी गुड मॉर्निंग अभिषेक जी। देखिए, सेक्टर की बात करें तो आईटी की ज़्यादातर कंपनियों ने रिजल्ट दिए, वो काफ़ी अच्छे रिजल्ट दिए हैं। मार्जिन में भी हम लोगों ने देखा है कि एक्सपांसन हुआ है और गाइडेंस पर्टिकुलरली जो आई है वो काफ़ी अच्छी आई है। मुझे लग रहा है कि आईटी एज ए सेक्टर देखिए तो पिछले 1.5 साल से सेक्टर ने कुछ खास रिटर्न नहीं दिया है अगर होल देखे तो मुझे लग रहा है कि जब आने वाले दिनों में मार्केट वन साइडेड 22,000 तक पहुंच गया है और वॉलेटिलिटी आने की उम्मीद है, तो मुझे लग रहा है कि एक सेफर बेट आईटी वुड बी जो है वो ध्यान में रखना चाहिए। जहां पर जो है अभी भी रिजल्ट के बाद अभी आप टीसीएस देखिए तो टीसीएस में भी कोई बड़ी बाइंग नहीं देखने को मिली है, तो एक सेफर बेट मुझे लग रहा है कि टीसीएस के अंदर बाई करना चाहिए। विप्रो के रिजल्ट जो है वो शानदार आए थे, तो मुझे लग रहा है कि आज जो कुछ भी ये करेक्शन आया है आईटी के अंदर वो बाइंग अपॉर्चुनिटी कंसिडर करना चाहिए और ये सेक्टर के अंदर, ये स्टॉक के अंदर ध्यान रखना चाहिए। ओके, तो ये है सलाह बाजार पर। अब आगे बढ़ते हैं और सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। सवाल पूछने का तरीका बेहद ही आसान है। आपके स्क्रीन पर लगातार फ्लैश भी हो रहा है और सोशल मीडिया के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। और इस बीच पहले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं वडोदरा से रंजीत ठाकुर जी। रंजीत जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। रंजीत जी, आपको आवाज आ रही है?
चलिए उनसे बात नहीं हो पा रही है ठीक से, संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन उनका सवाल है हमारे पास। अपोलो माइक्रो सिस्टम्स उन्होंने लिया हुआ है 100 शेयर्स 120 पर, और बेस्ट एग्रो लाइफ के भी शेयर्स हैं इनके पास 65 शेयर्स 960 पर इनकी खरीदारी है। काफ़ी ऊपरी लेवल पर दोनों ही स्टॉक्स इन्होंने ले लिए, दोनों ही स्मॉल कैप स्पेस के काउंटर हैं। काफ़ी अच्छी तेज़ी स्टॉक में देखने को भी मिली थी 2020 के बाद, लेकिन उसके बाद देखिए लगातार एक डाउन ट्रेंड में है और इनकी जो खरीद लेवल्स है वहाँ से थोड़ा स्टॉक ये नीचे आ चुका है इस वक्त। बेस्ट एग्रो लाइफ अगर मौजूदा भाव देखें तो 800 के आसपास। चलिए लेवल्स हम वापस से इसमें आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। लेकिन कुणाल, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं, अपोलो माइक्रो सिस्टम और बेस्ट एग्रो, इन दोनों पर सलाह दीजिए आप। गुड मॉर्निंग पूजा, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। अगर हम अपोलो माइक्रो सिस्टम की बात करें तो हमने बहुत ही अच्छी एक रैली इस काउंटर में ऑलरेडी देख चुकी है, और इनफैक्ट अभी आप देखिए करीब करीब 1.5 महीने से ये काउंटर एक साइडवेज कंसोलिडेशन में है। इनफैक्ट कोई मोमेंटम भी नहीं है। अगर हम सपोर्ट की बात करें तो चार्ट पे सपोर्ट इसका 114 115 का दिख रहा है। एट द सेम टाइम अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो 135 140 के बीच में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी है। हमारे व्यूअर को एक रिक्वेस्ट होगी कि अगर शॉर्ट टर्म व्यू होगा तो डेफिनेटली इस काउंटर से एग्जिट कर दीजिएगा, और अगर लॉन्ग टर्म है तो जिस तरह हमने 115 का सपोर्ट दिखाया है, आई थिंक उस सपोर्ट पे स्टॉप लॉस से इस काउंटर में बने रह सकते हैं। और अगर हम बेस्ट एग्रो के काउंटर की बात करें तो अगेन ये काउंटर में तो एक मैसिव गिरावट देखी है। काउंटर करीब करीब 1300-1400 के लेवल से लुढ़क कर 798 तक आ चुका है। अभी भी इसमें कहीं भी रुझान नहीं दिख रही है, और इनफैक्ट नेगेटिव चार्ट ही दिख रहा है एज ऑफ नाउ। सो आई वुड सजेस्ट कि यहाँ पे एक हिट लेके काउंटर से एग्जिट कर दीजिए, बिकॉज हमें ये नहीं पता कि ये कब तक लंबी अवधि कब तक ऐसा कंसोलिडेशन में और नेगेटिव बिहेवियर से रह सकता है। सिर्फ एक यहाँ पे ऑब्जर्वेशन ये है कि करीब 2022 में काउंटर ने 780 लेवल पे एक बॉटम बनाई थी। काउंटर नियर टू दैट लेवल पहुंचा है, तो अगर थोड़ा सा रिस्क लेना है तो 780 के स्टॉप लॉस से इस काउंटर में बने रह सकते हैं, बट मोमेंटम डेफिनेटली नेगेटिव है, यहाँ से और भी गिरावट आ सकती है। क्या ठीक है, तो बेस्ट ओके तो बेस्ट एग्रो लाइफ ये स्टॉक हमारे डेटाबेस में नहीं था, तो हम आपको ठीक से दिखा नहीं पा रहे हैं इस स्टॉक के लेवल्स, लेकिन राय आपको दे दी गई है, उस अकॉर्डिंग आप निर्णय लीजिए। और अपोलो माइक्रो में भी आपको सलाह दे दी गई है। संपर्क नहीं हो पाया तो ठीक से लेवल्स भी हम समझ नहीं पाए, लेकिन दोनों स्टॉक्स पर हमारे एक्सपर्ट ने आपको अपनी सलाह दे दी। अगले दर्शक को शामिल कर लेते हैं। असम से हमारे साथ मेघराज जुड़े हैं। नमस्कार, क्या सवाल है आपका? सर पूछिए। नमस्कार मैम। मैम मेरे पास टीवीएस मोटर्स है 31 स्टॉक @1091। दूसरा है अमरा राजा बैटरी, क्वांटिटी है 97 और @651। मैम मेरा व्यू है 2030 तक का, तो क्या मैं इसे 2030 तक होल्ड कर सकता हूँ मैम? 2030 चलिए, क्लियर कट व्यू। और आपके सिलेक्शन देख के लग भी रहा है कि अब काफ़ी फोकस्ड है आप, ऑटो एंसिलरी स्पेस आपको अच्छा लग रहा है। अच्छे लेवल्स पे लिया था और लॉन्ग टर्म व्यू है, 2023 तक का समय ये दे सकते हैं, और मुनाफा भी हो रहा है दोनों ही स्टॉक्स में इनको। निमेश जी क्या सलाह देंगे? टीवीएस मोटर्स है इनके पास, अमरा राजा बैटरीज, 2030 तक का समय ये दे सकते हैं स्टॉक को। आप लेवल्स क्या देख रहे हैं? बने रहना चाहिए दोनों स्टॉक्स में या फिर कुछ बदलाव कर लें? देखिए, ऑटो स्पेस की दोनों कंपनियां हैं, वो अपने स्पेस के अंदर जो है वो एक मार्केट लीडर की पोजीशन में। टीवीएस की अगर बात करें तो टीवीएस भी काफ़ी अच्छा कर रहा है, और पर्टिकुलरली ये जो अमर राजा बैटरीज के साथ है, मीन्स ईवी थीम जो भी चल रही है उसके अंदर टीवीएस मोटर जो है वो सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर है इन द टर्म्स ऑफ टू व्हीलर। मुझे लग रहा है कि एक लॉन्ग टर्म के लिहाज से डेफिनेटली आपको होल्ड करना चाहिए। आपकी जो स्ट्रेटेजी है बिल्कुल सही है। ईवी स्पेस पे हम लोग जो है वो काफ़ी बुलिश है। आने वाले 5 सालों में काफ़ी डेवलपमेंट अभी हो रहे हैं, और काफ़ी डेवलपमेंट उसके अंदर R&D होंगे, तो व्यू बुलिश है। आप डेफिनेटली 2030 तक ये दोनों काउंटर होल्ड करके चल सकते हैं, क्योंकि दोनों कंपनी है वो मार्केट लीडर है अपने स्पेस के अंदर। राइट, दिल्ली से हमारे दर्शक करण मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। करण हाय, गुड मॉर्निंग, बताइए क्या सवाल है? सबसे पहले थैंक यू। जैसे आप लोग ये लोग इनिशिएटिव लेते हो 10:32-11, ये जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी जो क्वेश्चंस आप लेते हैं। एक मेरा क्वेश्चन है मैम, न्यूरेका और पीवीआर आइनॉक्स को। न्यूरेका मैंने 580 पे लिया हुआ है और
पीवीआर 1868 में लिया हुआ है। मेरा एक और रिक्वेस्ट है, सर जी बसीन जी आते हैं आपके पास, उन्होंने सजेस्ट किया था न्यूरेका शेयर, तो एक रिक्वेस्ट है, आप प्लीज अगर उनसे आप एक बार एनालिसिस ले लें, मतलब कि कल के शो में, क्योंकि आज तो शायद वो आएंगे नहीं आपके पास, तो अगर पॉसिबल है तो, क्योंकि एक साल से ज्यादा हो गया, अगर एक वो व्यू बता दे मुझे, एक साल से ज्यादा हो गया बट अभी भी बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है, तो एक अगर व्यू मिल जाए तो मैम। चलिए, 1 साल से ज़्यादा आपको हो चुका है, दोनों ही काउंटर्स में 1 साल से ज़्यादा है ना आप रुके हुए? ये पीवीआर मुझे 3 महीने पहले लिया था, लेकिन उसमें भी अभी अच्छा खासा लॉस है। हाँ, तो चलिए शॉर्ट टर्म, एक नियर टर्म आउटलुक बता देते हैं। निमेश, बताइए चार्ट्स के लिहाज से न्यूरेका में सबसे पहले तो इनको घाटा हो रहा है, 1 साल से ज़्यादा का समय ऑलरेडी देख चुके हैं, क्या और समय इनको देना चाहिए? देखिए, पीवीआर आइनॉक्स की अगर बात करें तो स्टॉक के अंदर जैसे देखा था हम लोगों ने कि जो Q2 गया था वो काफ़ी अच्छा गया था, और फुटफॉल के हिसाब से Q3 के अंदर जो है वो थोड़ी कम ही आई थी। मुझे लग रहा है कि ये लेवल से पीवीआर अगर देखें तो ये लेवल से ऑलरेडी करेक्शन, शार्प करेक्शन आ चुका है। मुझे लग रहा है कि यहाँ से आपको डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए, क्योंकि Q4 के अंदर मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं बेहतर जो है वो रिजल्ट आने की उम्मीद है, फुटफॉल ज़्यादा बढ़ेंगे, और जिस तरह से नई मूवीज रिलीज होंगी मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक बेटर प्राइस आपको देखने को मिल सकता है। तो पीवीआर आइनॉक्स के अंदर मैं आपको होल्ड करने की राय देता हूँ। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक शॉर्ट टर्म के अंदर आपको 1750 से 1800 के लेवल देखने को मिल सकते हैं, तो मैं आपको यहाँ से होल्ड करने की राय देता हूँ। 1750 या 1800 तक के लेवल्स है, इनकी बाइंग 1868 की है पीवीआर आइनॉक्स पे निमेश। तो हाँ, यस, तो 1750 से 1800 एक बार आए तो वहां से फिर से एक बार रिव्यू कर ले, बट फिलहाल शॉर्ट टर्म के अंदर मुझे ये लेवल दिख रहे हैं कि 1750 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, तो अगेन वो लेवल के बाद आप रिव्यू कर सकते हैं। पे जल्दी से अपनी राय दे देंगे, 580 की इनकी बाइंग है न्यूरेका में। निमेश, आपको मेरी आवाज आ रही है? ओके, दूसरा कौन सा स्टॉक बोला है? न्यूरेका बोला है 580। ओके, देखिए न्यूरेका के अंदर जिस तरह से स्टॉक के अंदर हम लोगों ने देखा था कि एक साइडवे रेंज के अंदर चल रहा है, एक ऊपर के लेवल की बाइंग है। मुझे लग रहा है कि ये काउंटर के अंदर मेरा व्यू जो है इतना बुलिश नहीं है, शायद ऊपर में आपको 450 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, बट अगेन वहाँ पर एक बार रिव्यू करके कुछ एग्जिट का प्लान कर सके तो कर दीजिएगा। यहाँ से इतना मेरा व्यू जो है वो न्यूरेका के अंदर बुलिश नहीं है। ठीक है, न्यूरेका को लेकर ये व्यू। आगे बढ़ेंगे फटाफट। महाराष्ट्र से रोहिदास बोडाने हमारे साथ हैं। रोहिदास जी नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको सर? रोहिदास जी, आपकी ना आवाज़ साफ नहीं आ रही है, तो आपकी मदद ज़रूर कर देंगे। आपका सवाल हमारे पास आ गया है। LIC के 24 शेयर हैं 889, और हम ये उम्मीद करके चल रहे हैं कि आप ये IPO वाले निवेशक हैं। रिटेल निवेशकों को तो 904 पर अलॉटमेंट हुआ था, जो कर्मचारी थे उनको 15 रुपये का और डिस्काउंट था, तो 889 जो भाव आप मेंशन कर रहे हैं, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आप IPO वाले ही निवेशक हैं। इस वक्त जो प्राइस है LIC का, काफ़ी हद तक जो नुकसान था उसको कम करके अब 890 पर अब आके अब ये शेयर खड़ा हो गया है। 24 शेयर हैं। निमेश जी, LIC तपस्या से कम नहीं रही। LIC में निवेशकों की जर्नी, पहले हमने 600 रुपये के भी नीचे के स्तर देखे, वहां से रिकवर करके देखिए भाव फाइनली आ गए, तपस्या रंग लाई है। ये क्या कहेंगे, निवेशित रहें, समय और दें, या फिर बेहतर विकल्प खोज लें इंश्योरेंस स्पेस में ही? देखिए, मुझे लग रहा है कि ये 1 साल से होल्ड रखे हैं, तो एक क्वार्टर और दे दीजिएगा, क्योंकि मार्च आ रहा है और नॉर्मली मार्च के अंदर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इंश्योरेंस में काफ़ी जो है वो नॉर्मली हिस्टोरिकल जो है वो Q4 अच्छा रहता है। तो मेरा मानना है कि आप मार्च तक ये काउंटर के अंदर होल्ड कीजिए। जिस तरह से हम लोग PSUs के अंदर, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के अंदर रैली देख रहे हैं, मुझे लग रहा है कि और ये मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है, और ऊपर में आपको जो है वो एक अच्छे लेवल LIC में देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल ये लेवल से तो मेरा व्यू बुलिश है LIC के अंदर, और मैं आपको होल्ड करने की राय देता हूँ। को लेकर ये
चलिए वक्त है हमारे अगले सेगमेंट का ऑप्शन के चैंपियंस, और ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताने के लिए हमारे साथ फिनवर्सिफाई की ध्वनि पटेल जुड़ चुकी हैं। ध्वनि, थैंक यू सो मच रीना स्वदेश को समय देने के लिए। बताइए आपकी स्ट्रैटेजी आज क्या होगी? गुड मॉर्निंग। आज की हमारी जो स्ट्रैटेजी रहेगी वो चोला फाइनेंस में रहेगी। स्टॉक यहाँ पे अपने प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक कर रहा है, तो इसको बाय करके चलना है। बुलिश साइड की स्ट्रैटेजी है। 1300 रुपए का चोला फाइनेंस का आपको कॉल ऑप्शन खरीदना है। इसका लक्ष्य जो है वो 40 रुपए का रहेगा, और स्टॉप लॉस जो है आपको 18 रुपए का मेंटेन करना है। 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड बैठता है। आपका अधिकतम यहाँ पे फायदा है वो 9,375 तक का हो सकता है, और अधिकतम नुकसान है वो 5,000 तक का हो सकता है। ठीक है, तो चोला इन्वेस्टमेंट में आप 1300 की कॉल खरीद सकते हैं, जो कि 25 रुपये पे इस वक्त, और 40 के टारगेट के लिए आप यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। मुनाफा नुकसान भी आपको बताया। जाते जाते एक रिस्क डिस्क्लोजर भी आपको बता देते हैं। सेबी की तरफ से ये सलाह है कि ऑप्शन में अगर आप ट्रेड करें तो संभल के ट्रेड कीजिए, ज़्यादा लोगों को इसमें नुकसान होता है। और इस बीच बाजार की एक ब्रेकिंग, निफ्टी नए शिखर पर पहुंच चुका है। रिकॉर्ड लेवल्स पर निफ्टी और सेंसेक्स, शानदार रिकवरी निचले स्तरों से। निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स सभी में शानदार तेजी देखने को मिल रही है, और निफ्टी है इस वक्त अपने रिकॉर्ड लेवल्स पर। तो ये है इस वक्त का मार्केट अपडेट, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन और हम दे रहे हैं दर्शकों के सवालों के जवाब, और इस बीच अगर आप भी हमें देख रहे हैं तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपने सवाल आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, भले ही एक्स हो, FB हो या यूट्यूब हो। इसके अलावा व्हाट्सएप पर भी अपने सवाल आप हमें भेज सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। बाजार का एक अपडेट जहां पर हम देख रहे हैं कि एक नए लेवल पर कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। निफ्टी 22,115 के लेवल्स पर फिलहाल, और सेंसेक्स हम देख रहे हैं 73,400 के लेवल्स पर कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी 48,278 के लेवल्स 120 अंकों की तेजी के साथ। इस बीच दर्शकों के सवाल आने जारी हैं। व्हाट्सएप पर राकेश कुमार ने सवाल पूछा है जोमैटो पर। निमेश, आपके पास आऊँगी। 89 रुपीज़ की इनकी ये बाइंग है। हमारे पास नज़रिए का कोई आइडिया नहीं है, इसीलिए मैं नियर टर्म आउटलुक ही जानना चाहूँगी। 4% के आसपास आज प्लंज होता हुआ दिखाई दे रहा है जोमैटो, जहाँ पर एक ब्लॉक डील 621.68 करोड़ की सामने आती हुई हमें दिखाई भी दी है। तो अब ये बताएं कि जिस तरह से हमने एक रैली देखी शानदार इस स्टॉक में, और उसके बाद जो यहाँ पर नरमी आती हुई दिखाई दे रही है, ख़ासतौर से आज के सेशन में, जहाँ पे ऑलमोस्ट हम देख रहे हैं कि डे के लो के आसपास कारोबार भी हो रहा है। हालांकि इनकी 89 की खरीद है। और समय क्या दे सकते हैं नियर टर्म आउटलुक में? देखिए, रिसेंटली जो न्यूज़ आई थी कि जोमेटो जो अपने डिलीवरी फीस के अंदर एक प्राइस हाइक करने वाला है, उसकी वजह से हम लोगों ने एक अच्छी रैली देख ली थी। मुझे लग रहा है कि 140-145 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। यहाँ से स्टॉक इधर कंसोलिडेट होगा या थोड़ा बहुत करेक्शन आएगा। तो नियर टर्म आउटलुक इतना बुलिश नहीं है। अगर 145 के ऊपर ब्रेकआउट आता है तो फिर स्टॉक के अंदर जो है वो फिर से एक मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो फिलहाल कॉशियस व्यू है मेरा, और मुझे लग रहा है कि 145 के राउंड आता है या 140 के आसपास आता है, वहाँ पर एक बार जो है वो एग्जिट कर देना चाहिए। ठीक है, तो ये है सलाह जोमेटो पर। अगला सवाल हैदराबाद से हमारे साथ माधुरी जुड़ी हैं। नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। I'm Madhuri from Hyderabad. I have Welson Crop shares at the rate of 539. 2,950 shares है. Can I hold or sell it? 2009. ओके, हाल फिलहाल की खरीद लग रही है। कुणाल, फिर आप ही सलाह दीजिए। 539 तो मौजूदा भाव भी है। अब यहाँ से ये जानना चाह रही हैं स्टॉक की चाल आगे कैसे रह सकती है, चार्ट्स पर क्या टारगेट देख रहे हैं हम? तो पूजा, अगर हम लास्ट 2 महीने की बात करें तो काउंटर एक साइडवेज कंसोलिडेशन में था। इनफैक्ट रीसेंट बॉटम जो इसकी बनी है, जो इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वो है 515-520 के बीच में। और अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो ये काउंटर ऊपर जाके 570-580 पे ही रुक रहा है। बट रुझान डेफिनेटली पॉजिटिव है, सो हमारे व्यूअर को इस काउंटर में डेफिनेटली बने रहने की सलाह होगी। एक स्टॉप लॉस इस काउंटर में जरूर लगाना होगा, वो है 515 का। अगर काउंटर 515 के नीचे जाता है तो हमें शायद रिविजिट करना होगा, बट अदरवाइज इस काउंटर में बने रह सकते हैं। आई थिंक अगर एक मोमेंटम पिकअप होता है तो इस काउंटर में हमें 625 तक के लेवल्स भी शॉर्ट टर्म में देखने मिल सकते हैं। वेल्सपन कॉर्प के लिए मोमेंटम का सहारा जरूरी है, तब 625 तक के लक्ष्य आएंगे। पंजाब चलेंगे, संदीप हमारे साथ हैं। संदीप, गुड मॉर्निंग, पूछिए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग सर। सर मेरे पास 2 हैं। एक तो सर है अनमोल लिमिटेड 500 की है ना, 61 रुपये 50 पैसे थे,
और एक है सर टीवीएस सप्लाई 300 कौन सा? अनमोल? अनमोल लिमिटेड। अनमोल टीवीएस सप्लाई चेन किस भाव पर आपके पास है? 208 रुपए सर, 300 शेयर है। 208। अच्छा, 208 पर 300 शेयर। 5-6 महीने इसको लिस्ट हुए हुआ, लेकिन न तो लिस्टिंग पर सरप्राइज किया था इस शेयर ने, ना तो उसके बाद। बिल्कुल सपाट लिस्टिंग हुई थी और जहां तक मुझे याद है 200 रुपये के आसपास के ही भाव थे। 197 रुपये पर ये ट्रेड कर रहा है। निमेश जी, टीवीएस सप्लाई चेन डिलीवर करेगा या फिर इसी रेंज में ही रहेगा, क्या करें? देखिए, जिस तरह से कंपनी का वैल्यूएशन है, मुझे काफ़ी महंगा लग रहा है। मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक के अंदर अगर छोटा मोटा लॉस है तो एक बार बुक करके एग्जिट कर देना चाहिए, क्योंकि अगर ये इतना महंगा शेयर अगर अच्छे रिजल्ट नहीं आएंगे तो डेफिनेटली और गिरावट आएगी। मुझे लग रहा है कि कंपनी के वैल्यूएशन भी अगर देखें तो ठीक ठाक है। रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो भी 5% के आसपास का है, तो मुझे थोड़ा बहुत महंगा स्टॉक लग रहा है। तो मेरी राय है कि ये काउंटर से एक बार एग्जिट कर देना चाहिए। ठीक है, महंगा लग रहा है, वैल्यूएशन को लेकर अभी भी कंसर्न्स हैं। संदीप, दूसरा शेयर आपके पास अनमोल इंडिया जो है उसका भाव बताएंगे? 61 रुपए 50 पैसे। 61 रुपये 50 पैसे। ये लगता है कि हाल फिलहाल की खरीद है आपकी दोनों के दोनों शेयर। अनमोल इंडिया, निमेश जी इस पर भी आप ही व्यू दीजिए। रेंज में ही शेयर रहा है ये, इनके भाव के आसपास है, 60 रुपये 40 पैसे का भाव अभी है। क्या सलाह देंगे आप? ये कंपनी में ट्रैक नहीं करता तो व्यू देना डिफिकल्ट रहेगा। ट्रैक नहीं करते। कुणाल, आप ट्रैक करते हैं क्या अनमोल इंडिया? ये काउंटर ट्रैकिंग में तो नहीं है, बट अगर मैं चार्ट की बात करूं तो इस काउंटर में करीब 2 महीने से एक साइडवेज कंसोलिडेशन फिर से दिखने मिला है। काउंटर में जो सपोर्ट है वो 58 का है और काउंटर रेजिस्टेंस बना रहा है करीब करीब 65-66 पे। सो ये रेंज बाउंड काउंटर है। अगर ये काउंटर 58 के नीचे लुढ़कता है तो हमारे व्यूअर को डेफिनेटली इसमें से एग्जिट लेने की सलाह होगी। और अगर ये काउंटर सस्टेन हो जाता है और अगर मोमेंटम पिकअप होती है तो फिर से रिविजिट करिएगा। आई थिंक ऊपर के बाजू में 68 अगर क्रॉस होता है तो 72 तक के लेवल्स भी हमें इसमें देखने मिल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। व्हाट्सएप के जरिए कोलकाता से विकी हमारे दर्शक ने सवाल हमें भेजा है जयकॉप पर। और निमेश, इनकी जो बाइंग है वो 330 की है। निमेश, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी कविता। जयकॉप 330 की बाइंग है हमारे दर्शक की। देखिए, मुझे लग रहा है कि जे कॉर्पोरेशन के अंदर हम लोगों ने एक शॉर्ट टर्म में काफ़ी अच्छी रैली देख रही है। स्टॉक में रिसेंटली जो 52 हाई बनाया था, 425 के अराउंड जो है वो एक हाई बनाया था। मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म में ये काउंटर के अंदर होल्ड करना चाहिए। नीचे की तरफ जो स्टॉप लॉस है वो 450 के 350 के स्टॉप लॉस से ये काउंटर के अंदर मैं आपको होल्ड करने की राय देता हूँ। मुझे लग रहा है कि अच्छा मोमेंटम है और स्टॉक में आने वाले दिनों में 430-435 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो व्यू मेरा बुलिश है जे कॉर्पोरेशन के अंदर और मैं आपको होल्ड करने की राय देता हूँ। ठीक है, तो होल्ड करने की सलाह आपको जयकॉप पर। राजस्थान से आरती जैन जुड़ी है हमारे साथ। आरती जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। नमस्कार सर। हेलो जी आरती जी, सवाल पूछिए। हाँ जी सर, मेरे पास एमटार टेक के 48 शेयर है 2445 पे। मैं ये जानना चाहती हूँ कि इसको होल्ड किया जाए, एवरेज कब लिया था आपने? हाँ जी सर, 2-3 महीने हो गए मुझे ले को। मुझे समझ नहीं आ रहा अब इसमें रुकना चाहिए या लॉस बुक करना चाहिए। राइट, ठीक है, आपको सलाह देते हैं। चला तो वैसे काफ़ी अच्छा था ये स्टॉक, लेकिन 2900-2700 के बाद फिर हमने देखा स्टॉक लगातार टूट ही रहा है। और 2-3 महीने पहले की इनकी खरीद है, वहाँ से भी ये स्टॉक अब 2200 के लेवल्स पर आ चुका है। निमेश जी, क्या सजेस्ट करेंगे? एमटीआर टेक में क्या और गिरावट आपको नजर आ रही है? हालांकि आज तो स्टॉक 3% ऊपर है, लेकिन इनको यहाँ पर चिंता यही सता रही है कि क्या स्टॉक यहाँ से और ज़्यादा टूट सकता है। ऑलरेडी काफ़ी नुकसान में है ये। देखिए, अगर लॉन्ग टर्म अवधि के निवेशक है तो डेफिनेटली बने रहना चाहिए। एक अच्छी कंपनी है, डिफेंस और एनर्जी स्पेस के अंदर कंपनी जो है वो अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। लॉन्ग टर्म आउटलुक जो है वो काफ़ी बुलिश है। मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली करेक्शन स्टॉक के अंदर आ गया है, पर मुझे लग रहा है ये कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया के पास 2000 से 2100 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है।
और यहाँ से हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ से एक बाउंस देखने को मिल सकता है। मेरा व्यू जो है वो काउंटर के ये लेवल से बुलिश है, मैं आपको होल्ड करने की राय देता हूँ। मुझे लग रहा है कि एक लॉन्ग टर्म के लिहाज से ये काउंटर को आपको पोर्टफोलियो में रखना चाहिए और आपको होल्ड करना चाहिए। ठीक है, एमटार टेक को होल्ड करने की सलाह है। नोएडा चलेंगे, वहां से एसएल समावनी साहब हमारे साथ फोन लाइन पर है। मिस्टर समावनी, गुड मॉर्निंग, पूछिए क्या जाना है आपको? मॉर्निंग, मेरे पास 5,000 शेयर तलवार ऑटो के हैं 38 रुपए के रेट से। तलवार ऑटो या टालब्रोस ऑटो? तलवार ब्रदर्स हैं, टालब्रोस, टालब्रोस, हाँ टालब्रोस, हाँ जी जी जी। और 200 और कोई और शेयर सर? 200 शेयर हैं गुड लक। गुड लक, इसका भाव 46 के रेट से हैं। और मेरे पास 500 शेयर हैं 46 पर नोवा गुड लक एनबी वेंचर, हाँ 100 रुपए की रेट से। एनबी वेंचर 100 के भाव से। चलिए, 500 शेयर। टालब्रोस ऑटो तो कमाल की रफ्तार दिखाई है पिछले एक साल में, और क्वांटिटी काफ़ी हेवी है। एक बार जरा लेकर आइए कि कितना मुनाफा हो रहा है समावनी साहब को। 5,000 शेयर हैं 38 रुपए के भाव पर। मिस्टर समावनी, आपने ये शेयर लिया कब था ये टालब्रोस का? ये मैंने 2002 में लिया था। 2002 में? धैर्य की सर आपके दाद देनी होगी, सैल्यूट करना चाहेंगे आपको। 21 साल हो गए, और 21 साल का देखिए ये शुभ निवेश आज क्या कमाल कर रहा है। 12,37,000 रुपए का मुनाफा सिर्फ टालब्रोस ऑटो इनकर कमा के दे रहा है। व्यू लेते हैं अब तो, मतलब खैर आपके भाव की बात ही नहीं रहेगी। आपके भाव से तो ये शेयर बिल्कुल मल्टी बैगर ये साबित हुआ है। पिछले साल भर में 3 गुना हुआ है। कमाल की रफ्तार। निमेश जी, टालब्रोस ऑटो रफ्तार आगे और भी है या फिर मुनाफा वसूली कर लें थोड़ा सा? नहीं, ऑटोमोटिव सेक्टर के अंदर जो है हम लोग काफ़ी बुलिश है, और मुझे लग रहा है कि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है और आने वाले भी 5 साल तक ये काउंटर को अंदर होल्ड करना चाहिए। जिस तरह से कंपनी एग्रेसिवली BS6 टेक्नोलॉजी के ऊपर जो है वो इन्वेस्ट कर रही है, और रिसेंटली हमने देखा है कि जापान के साथ भी एक टेक्नोलॉजी टाइप हुआ है। मुझे लग रहा है कि कंपनी ये जो टाइप हुआ है उसके कंपनी जो कॉस्ट है वो कम होगी और सेविंग्स जो है मार्जिन बढ़ेंगे। तो मेरा मानना है कि ये काउंटर के अंदर होल्ड करना चाहिए, और एज ए ऑटो सेक्टर व्यू बुलिश है। मैं आपको होल्ड करने की राय देता हूँ। टालब्रोस को भी होल्ड कीजिए सर, और प्रॉफिट होगा आपको। गुड लक इंडिया के 200 शेयर हैं और इसका भाव है 61 रुपए। 1120 रुपए का भाव अभी चल रहा था। ये भी बहुत पुरानी खरीद लग रही है गुड लक इंडिया की भी। गुड लक में क्या ये गुड लक अभी बना रहेगा क्या निमेश जी? इसमें भी निवेशित रहें या फिर आंशिक मुनाफा वसूली करें? इतना बड़ा प्रॉफिट जब हो रहा है, थोड़ा तो कर लेना चाहिए। देखिए, मैन्युफैक्चरिंग की जो थीम मार्केट में चल रही है, और एक अच्छी इंजीनियरिंग कंपनी है गुड लक इंडिया। मेनली जो है पाइप्स डिवीजन और इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर डिवीजन, फैब्रिकेटेड डिवीजन है वो काफ़ी अच्छा कर रहा है। मुझे लग रहा है कि ये लेवल से फिलहाल सेक्टर का आउटलुक जो है वो बुलिश है, और मैं आपको होल्ड करने की राय देता हूँ। दोनों काउंटर के अंदर जो है वो बने रहना उचित रहेगा। मुझे लग रहा है गुड लक इंडिया के अंदर एक शॉर्ट टू मीडियम का अगर व्यू देखें तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं 1280 से 1350 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो ये दोनों लेवल्स जब आए तब एक बार रिव्यू कर लीजिएगा, बट ऑल ओवर व्यू जो है वो सेक्टर का बुलिश है, तो मैं आपको होल्ड करने की राय देता हूँ। इसके बारे में भी फटाफट आप राय दीजिए निमेश जी। कौन सा स्टॉक की बात कर रहे हैं? नवा, NAVA, नवा लिमिटेड पहले नाम इसका जी। नवभारत वेंचर्स नाम था सर इसका पहले, अभी नवा नाम है इसका। यस। देखिए, 7,000 करोड़ की एक मार्केट कैप की कंपनी है। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं स्टॉक के अंदर एक अच्छा रनअप जो है वो आ गया है। मुझे लग रहा है कि एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से ये काउंटर को होल्ड करना चाहिए। नीचे की तरफ जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया आता है वो 440 के आसपास आता है, तो मेरी राय बनेगी कि 440 के एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से ये काउंटर के अंदर आप होल्ड करिए, और ऊपर में कहीं ना कहीं अगर 530-550 के लेवल के आसपास आता है वहाँ पर जो है वो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करने का प्लान कर सकते हैं। बट फिलहाल शॉर्ट टर्म व्यू जो है बुलिश है। 440 के स्टॉप लॉस से मैं आपको होल्ड करने की राय देता हूँ। चलिए, स्टॉप लॉस के साथ आपको होल्ड करने की सलाह। फिलहाल मनोज कुमार मध्य प्रदेश से व्हाट्सएप के जरिए सवाल पूछना चाहते हैं, और कुणाल, स्टरलाइट टेक इनकी बाइंग है 174.50 के भाव पर।
कविता, अगर हम इस काउंटर के लॉन्ग टर्म चार्ट की बात करें तो इस काउंटर ने जून से लेके अब तक के कोई खास मोमेंटम नहीं बताया। इनफैक्ट एक साइडवेज कंसोलिडेशन में ये काउंटर घुमा हुआ है, और ये रेंज बाउंड मूवमेंट जो है वो करीब 140 से लेके 185 तक के लेवल के बीच में ही है। अगर इस काउंटर में नई रुझान भी देखनी होगी तो आई थिंक ये जो बड़ा सा साइडवेज कंसोलिडेशन है इसका ब्रेकआउट आना बहुत जरूरी होगा। एज ऑफ नाउ काउंटर सपोर्ट के पास है तो डेफिनेटली बने रहने की सलाह होगी, बट हमारे व्यूअर को ये जरूर समझना होगा कि अगर ये काउंटर 180 के पास आता है तो एक बार एग्जिट कर लीजिए, और 190 के ऊपर अगर ये निकलता है जो एक रेंज बाउंड का ब्रेकआउट होगा, तब इस काउंटर को फिर से रिविजिट करिएगा। द ओनली रीजन बीइंग कितने लंबे समय तक हमें रुकना होगा वो पता नहीं है। सो फॉर टाइम बीइंग 140 के स्टॉप लॉस से बने रहें, 180 के करीब आने पर इस काउंटर से एग्जिट लेने की सलाह हो। चलिए, तो फिलहाल 140 के स्टॉप लॉस के साथ आपको रुकने की सलाह दी जा रही है। थोड़ा सा सपोर्ट सिस्टम के आसपास काउंटर घूमता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी स्टॉप लॉस के साथ आप बने रहें। अहमदाबाद, वहां से वैदेही हमारे साथ जुड़ी है फोन लाइन पर। नमस्कार वैदेही, पूछिए सवाल अपना। ओके, चलिए, व्हाट्सएप के जरिए हमें सवाल आया है। ड्रेजिंग कॉर्प है उनके पास, 100 शेयर्स 510 पर इन्होंने लिया हुआ है। शानदार लेवल पर एंट्री की है। स्टॉक आज 823 पर कारोबार कर रहा है और आज भी स्टॉक में 10% की तेजी देखने को मिल रही है। तो काफी अच्छा मुनाफा इनको हो चुका है स्टॉक में। कुणाल, यहाँ से आप क्या सजेस्ट करेंगे? कुछ अगर स्टॉप लॉस इन्हें लगाना हो तो वो भी बताइए, और नेक्स्ट टारगेट्स क्या देख रहे हैं आप इस स्टॉक के लिए, ये भी बताइए। पूजा, इस काउंटर में हमने बहुत ही अच्छा वॉल्यूम एक्शन देखा था करीब अगस्त 2023 सितंबर 2023 में, और तब से इस काउंटर में एक अच्छी सी रुझान ओपन हो चुकी है। इनफैक्ट एज ऑफ नाउ ये 824.25 पे चल रहा है, और जिस तरह आपने बताया आज भी इसमें बहुत ही अच्छी प्राइस बढ़त हमने देखी है। आई थिंक प्रीवियस हाई जो हमने देखा था करीब 2018 में वो था 920-925 का। आई थिंक वो लेवल पे एक बार शायद हमें छोटा सा रेजिस्टेंस देखने मिल सकता है। हमारे व्यूअर को सलाह होगी कि फिर से एक बार ईटी स्वदेश पे आके अपना किसी का ओपिनियन ले लीजिए। 920 तक डेफिनेटली इस काउंटर में बने रह सकते हैं। एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा 810 का, वो बनाए रखें और अगली रैली एंजॉय करिए। 920-25 पे फिर से रिविजिट करिएगा। ठीक है, 920 925 यानी कि 100 रुपए की गुंजाइश आपके लिए ड्रेजिंग कॉर्प में और बनती है। आज गजब की तेजी, 10% ऊपर ये शेयर कारोबार कर रहे हैं, और अच्छी चीज़ ये है कि अपने गेंस को ना होल्ड करके रखा हुआ है शेयर ने। दिल्ली से अशोक कुमार जी का सवाल लेंगे, और इनके पास जो शेयर है उसका नाम है तत्वचिंतन फार्मा। 50 शेयर हैं 1700 रुपये के भाव पर, और अभी भाव है 1500 रुपये के आसपास। करीब करीब 2.5 साल पुरानी ये लिस्टिंग है तत्वचिंतन की, और ऊपरी स्तर से तो काफ़ी कमज़ोर लगातार ये शेयर हुआ है। कन्विक्शन बहुत दिखा नहीं है। 1400 रुपये के आसपास गिरावट थमी, वहाँ से थोड़ा थोड़ा संभलने की कोशिश कर रहा है। निमेश जी, तत्वचिंतन फार्मा चिंतन ज़रा कीजिए सर आप भी, और बताइए कि इसमें निवेशित रहें या फिर इस स्पेस में तो बहुत बेहतर विकल्प, बहुत दिग्गज कंपनियां भी हैं जहाँ ग्रोथ भी है। देखिए, केमिकल स्पेस अगर देखिए पूरा स्पेस जो है वो पर्टिकुलरली पिछले 1.5 साल से एक स्ट्रगलिंग कर रहा है। जब से चाइना के अंदर जो है वो थोड़ा स्लो डाउन देखने को मिला है। फिलहाल देखें तो जितने भी वर्स्ट था वो केमिकल सेक्टर के अंदर और हो चुका है, और यहाँ से एक बॉटम आउट होने के चांसेस ज़्यादा दिख रहे हैं। कंपनी का अगर फंडामेंटल देखें तो काफ़ी अच्छी कंपनी है, और मेरा मानना है कि ये लेवल से स्टॉक के अंदर एक रिकवरी आने की उम्मीद मिल सकती है। पर्टिकुलरली एग्रोकेमिकल सेक्टर जो है वो एक अच्छा करेगा ऐसा मानना है, और सेकंड फार्मा। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से ये काउंटर के अंदर होल्ड करना चाहिए। ऑलरेडी आप काफ़ी टाइम से होल्ड कर चुके हैं, तो व्यू यहाँ से मेरा बुलिश है। अगर आपके पास स्पेस है, जगह है, तो आप एवरेज भी कर सकते हैं। ये लेवल से काफ़ी अच्छे लेवल पे स्टॉक आ गया है, और फंडामेंटल जिस तरह से कंपनी के अच्छी कंपनी है, तो मेरा मानना है कि आपको यहाँ से एवरेज आउट करना चाहिए। शॉर्ट टू मीडियम टर्म में मुझे लग रहा है कि 1850 से 2000 के लेवल देखने को मिलेंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। तो फिलहाल मैं आपको होल्ड करने की राय देता हूँ। ठीक है, होल्ड करने की सलाह है। लेकिन आज नतीजों के लिहाज से बड़ा अहम दिन है। HDFC बैंक के नतीजे आएंगे, और HDFC बैंक के अलावा 29 नतीजे और आने वाले हैं, जिसमें कि फेडरल बैंक भी बहुत प्रमुख होगा। फेडरल बैंक के नतीजे कैसे आएंगे, जरा इसकी चर्चा कर लेते हैं और ये समझ लेते हैं कि अनुमान इसको लेकर क्या है। हमारे सहयोगी गौरव हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, किस तरह के आंकड़े आएंगे और फेडरल बैंक में फोकस कहां पर होगा? तो फेडरल बैंक का आज रिजल्ट आएगा, और देखते हैं कि कंसेंसस का क्या मानना है इस रिजल्ट को लेके। तो अगर हम YOY ग्रोथ की बात करें तो नेट इंटरेस्ट इनकम जो है वो कहीं पे 8% से बढ़ने की आशंका है, और वो कहीं पे हमें 2100 करोड़ के लेवल पे देखने को मिल
सकता है। पीपीओपी की अगर बात करें, जो है प्री प्रोविजनल ऑपरेटिंग प्रॉफिट, वो कहीं पे हमें 1300 करोड़ के लेवल पे देखने को मिल सकता है, जो कि 4% ग्रोथ हमें देने की आशंका है। अब ये ग्रोथ जो है वो कहीं पे कम होगी क्योंकि वेज रेट हाइक जो हुआ है उसका कहीं पे इम्पैक्ट आने की आशंका है और कॉस्ट टू इनकम जो है वो भी कहीं पे बढ़ने की आशंका है। अगर हम पैट की बात करें तो पैट में हमें अच्छी खासी 14% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है और ये जो पैट है वो 918 करोड़ के लेवल में कहीं पे हमें देखने को मिल सकता है। और अगर निम्स की बात करें, जो है नेट इंटरेस्ट मार्जिन बैंक के लिए, वो कहीं पे हमें कम होते हुए दिखेगा वाई बेसिस पे 45 बिप से, और वो कहीं पे 3.1% के लेवल पे देखने की आशंका है कंसेंसस की। और उसके अलावा अगर हम प्रोविजनल डेटा की बात करें जो बैंक से हमें ऑलरेडी मिला है, उनके हिसाब से डिपॉजिट्स का ग्रोथ जो है वो स्ट्रॉन्ग 19% पे रहा है ऑन अ वाई बेसिस, और एडवांसेस का ग्रोथ है वो भी 18% पे रहा है ऑन अ वाई बेसिस। तो आज रिजल्ट में कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट बैंक का कैसे रहेगा आगे जाके और अभी के क्वार्टर के लिए, वेज रेट प्रोविजन जो है वो कितना किया था, और उसके अलावा क्रेडिट कॉस्ट जो है वो कैसे रहा है बैंक का, वो सब डिसाइड करेगा कि रिजल्ट्स अच्छे आते हैं या कंसेंसस से थोड़े नीचे या ऊपर आते हैं। तो इसीलिए हम भी इन्हीं बातों पे अपनी नज़र बनाए रखेंगे। और आखिर में हम लोग इस पे भी नज़र बनाए रखेंगे कि जहाँ पे आरबीआई ने उनको एमडी और सीईओ का नया नॉमिनेशन देने को बोला है, तो वो भी कहीं पे एक की पॉइंट रहेगा इस मीटिंग के लिए। ठीक है, तो फेडरल बैंक के नतीजों को लेकर ये अनुमान। शुक्रिया गौरव। चलिए इसी के साथ इस शो को समाप्त करेंगे, समय भी हो गया है। बाजार दिन की ऊंचाई के आसपास ही हैं, 22,100 के आसपास निफ्टी है, और निफ्टी बैंक की बात करें तो करीब 100 अंकों की बढ़त पर कारोबार वहां पर हो रहा है। सेंसेक्स 73,350 के आसपास। निमेश जी, कुणाल जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया समय देने के लिए और हमारे तमाम दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। फिलहाल पूजा को, कविता को और मुझे इजाजत दीजिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद